हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता। आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक। तो आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 2 पूरा कंप्लीट करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नागरिकता की बात करें तो इसके 3 पार्ट बनेंगे, एक भाग का, दूसरा अनुच्छेद और तीसरा स्रोत का। भाग की बात करें अगर तो नागरिकता भाग 2 में उल्लेख है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। और अगर अनुच्छेद की बात करें कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का उल्लेख है और स्रोत है इसका ब्रिटेन। फिर नागरिकता का स्वरूप, जो हमारे देश की नागरिकता का स्वरूप है वो क्या है, तो हमारे देश की नागरिकता का स्वरूप एकल नागरिकता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ये तो हो गई बेसिक जानकारी कि नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है और स्रोत है ब्रिटेन। और अगर नागरिकता का स्वरूप पूछा जाए तो हमारे देश की नागरिकता का स्वरूप एकल नागरिकता है। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और इस एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में आपको पता है कि कुछ न कुछ विभिन्न देशों से ग्रहण किया गया है। लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए आपसे कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। हमने कई देशों से कुछ न कुछ ग्रहण किया है, लेकिन भारतीय संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद हमने या तो डायरेक्ट या फिर उनमें कुछ परिवर्तन के साथ उनको ग्रहण किया है। और अगर नागरिकता की बात करें तो एकल नागरिकता हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। और एकल नागरिकता क्या है, तो नागरिकता देखिए 2 प्रकार की होती है। पहले हम ये समझ लें कि एकल नागरिकता कहते किसे हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता और डुअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता। इनमें अंतर क्या है, तो जिस देश में एकल नागरिकता का प्रावधान होगा वहाँ देश की नागरिकता है। जिस देश में एकल नागरिकता है तो वो नागरिकता कहाँ की है, तो वो उस देश की नागरिकता है। जैसे हम भारत के नागरिक हैं ना, तो हमारी भारत की नागरिकता है, ना कि हम ये कहें कि अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम बोले उत्तर प्रदेश की नागरिकता है, या कोई राजस्थान से है तो बोले राजस्थान की नागरिकता है, या फिर कोई कर्नाटक से है तो बोले कर्नाटक की नागरिकता है। ऐसा नहीं है। हमारी जो नागरिकता है वो क्या है, भारत की नागरिकता है। तो राज्यों के हम नागरिक हैं, ना कि राज्यों की नागरिकता है। ठीक है, राज्यों के हम नागरिक हैं लेकिन नागरिकता हमारी भारत की है। तो ये है एकल नागरिकता। और अगर दोहरी नागरिकता की बात करें तो एक नागरिकता देश की होती है और एक प्रांत की होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिका, वहाँ पर दोहरी नागरिकता है। जैसे अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया या फिर अलास्का। तो अलास्का में रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता 2 हैं, एक अलास्का की नागरिकता है और दूसरी अमेरिका की नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता का सबसे अच्छा उदाहरण आप अमेरिका को ले सकते हैं। और एकल नागरिकता जो कि भारत की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है। तो सामान्यतः ऐसा प्रावधान उन देशों में होता है जहां अध्याचात्मक प्रणाली होती है। दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है ना, सामान्यतः उन देशों में होता है जहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है। तो इस तरह हम भारत के नागरिक हैं, हमारी एकल नागरिकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में एकल नागरिकता है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि नागरिकता संघ सूची का विषय है और आपको पता है कि संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो पार्लियामेंट के पास होता है। इसमें राज्य विधानमंडल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो नागरिकता पर कानून कौन बनाएगा, संसद द्वारा बनाए जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल की। तो जैसा कि नागरिकता भाग 2 के आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक उल्लेख है, तो सबसे पहले है आर्टिकल 5। इसमें क्या उल्लेख है, तो संविधान के प्रारंभ पर कौन नागरिक होगा, यानी अधिवास के आधार पर नागरिकता का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 5 में है। तो आर्टिकल 5 में सिर्फ इतना उल्लेख है, आर्टिकल 5 सिर्फ ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन कौन होगा। इसके बाद फिर है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में किसका उल्लेख है,
तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 6 में है। याद रखें, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता का उल्लेख, यानी संविधान का यह आर्टिकल उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताता है जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आए थे। विभाजन के समय जो पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 6 में है। फिर है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में किसकी नागरिकता है? तो भारत से पाकिस्तान जाने तथा पुनः वापस आने वाले ऐसे लोगों की नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 7 में किया गया है। इसे याद कैसे करेंगे? 7 और 7 दोनों मिलते जुलते हैं ना। तो जो लोग भारत का साथ न देकर के पाकिस्तान चले गए थे, जब विभाजन हुआ तो भारत का उन्होंने साथ नहीं दिया और पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब वहाँ गए तो उनको वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने सोचा चलो फिर से भारत वापस चलते हैं, तो वो लोग पुनः भारत वापस आए। तो उन लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 7 में। ठीक है, कि पहले कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए फिर वापस आ गए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 7 में। फिर है आर्टिकल 8, बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता। बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल 8 में है। यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह, शिक्षा के प्रायोजनों के लिए जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनके अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, जो भारतीय मूल के लोग हैं लेकिन विदेशों में रह रहे हैं, या तो विवाह करके रह रहे हैं, या फिर रोजगार के लिए रह रहे हैं, या फिर शिक्षा के लिए रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस में है? तो इनका उल्लेख है आर्टिकल 8 में। इसके बाद फिर है आर्टिकल 9 कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। अर्थात जो भारतीय किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेंगे, यानी स्वेच्छा से अगर वो दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो वो उनकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 9 में है। इसे कैसे याद रखेंगे? आर्टिकल 9 यानी नो मीन्स से नहीं होता है। तो जो लोग दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेंगे तो नो मीन्स नहीं, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, स्वतः ही उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर है अनुच्छेद 10, कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। इसका उल्लेख है आर्टिकल 10 में। और अगर आर्टिकल 11 की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। अभी हमने बात किया कि नागरिकता संघ सूची का विषय है और इस पर कानून कौन बना सकता है, विधि कौन बना सकती है? तो पार्लियामेंट बना सकती है। इसका उल्लेख किस में है? इसका उल्लेख है आर्टिकल 11 में कि नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास होगी। ये आर्टिकल 11 कहता है। तो ये हो गए 5 से लेकर के 11 तक आर्टिकल। एक बार फिर से इनको रिपीट कीजिए, याद कीजिए। आर्टिकल 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ में कौन भारत का नागरिक होगा, यानी अधिवास के आधार पर 26 जनवरी 1950 से कौन भारत का नागरिक है, इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 6 की बात करें तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, यानी जब विभाजन हुआ तो उसमें जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 6 में। फिर आर्टिकल 7 में क्या है कि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान जाने और पुनः भारत वापस आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 7 में। यानी विभाजन के समय उन्होंने भारत का साथ नहीं दिया, वो बोले हम पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान गए, वहां पर जाके उन्होंने देखा कि इससे अच्छा तो हम भारत में ही सही थे, तो वो पुनः भारत वापस आए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 7 में। इसे हमने कैसे याद किया है कि साथ नहीं दिया, साथ और साथ दोनों मिलते जुलते हैं। ठीक है, फिर है आर्टिकल 8, बाहर रह रहे भारतीयों की नागरिकता। जो लोग पढ़ाई के उद्देश्य से या विवाह करके या फिर जॉब के लिए जो बाहर विदेशों में रहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है? विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यानी कोई भी भारतीय नागरिक अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नो आर्टिकल ये कहता है, नो मीन्स नो, यानी नहीं रहेगी, उनकी नागरिकता नहीं रहेगी। इसके बाद 10 में क्या है? तो किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल संसद की विधि के आधार पर की जा सकती है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 10 में। और 11 में है नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है। नागरिकता संबंधी कोई भी विधि, कोई भी कानून संसद बना सकती है, इसकी शक्ति संसद के पास है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 11 में। ये 5 से लेकर के नागरिकता संबंधी आर्टिकल 11 में क्या प्रावधान है, ये तो बात हो गई आर्टिकल की।
अब बात ये आती है कि आर्टिकल 11 में जो उल्लेख है कि विधि बनाने की शक्ति संसद के पास है, तो क्या कभी संसद ने इसका प्रयोग किया? तो हाँ, आर्टिकल 11 की शक्ति का प्रयोग करके 1955 में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया और इस एक्ट के आधार पर बताया गया कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नागरिक नहीं होगा। इस अधिनियम में 2019 तक 9 बार संशोधन हो चुका है, यानी अब तक इसमें 9 बार संशोधन हो चुका है। तो भारतीय एक चीज़ तो यहाँ से ये याद रखनी है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है? 1955 में पारित किया गया। ठीक है, इसमें अब तक 9 बार संशोधन हो चुका है। हर बार CAA लाया गया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और कब कब हुआ? तो 1957 में इसमें संशोधन हुआ, 1960 में इसमें संशोधन हुआ, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, इतनी बार इसमें संशोधन हो चुका है। और जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके आधार पर 2 बातें बताई गई कि नागरिकता प्राप्त कैसे हो और नागरिकता की समाप्ति कैसे की जा सकती है। तो इसमें नागरिकता कैसे प्राप्त करें, नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके बताए गए हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा 5 तरीके से। और त्याग कितने तरीके से किया जा सकता है, यानी समाप्ति कितने तरीके से हो सकती है? तो 3 तरीके से। तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। तो नागरिकता की प्राप्ति के जो 5 तरीके हैं वो कौन कौन से हैं? जन्म से नागरिकता की प्राप्ति, दूसरा है वंश क्रम से नागरिकता की प्राप्ति, तीसरा है पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, चौथा है देशीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति और 5वां है अर्जित भूभाग के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये भारत के संविधान के अंतर्गत जो प्रावधान है ना, 5 प्रकार से नागरिकता की प्राप्ति होती है। कौन कौन से? तो जन्म से, वंशक्रम से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण से और अर्जित भूभाग से। सबसे पहले ले लेते हैं जन्म से नागरिकता का क्या प्रावधान है। तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। ये तो बात हो गई नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अब तक इसमें 9 बार परिवर्तन हो चुका है, 9 बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो इसमें पहला परिवर्तन कब हुआ? ये जो जन्म से प्राप्त नागरिकता है ये कैसे प्राप्त होगी, इसका क्या प्रोसेस है? तो इसमें जो परिवर्तन हुआ या संशोधन हुआ, पहला संशोधन हुआ 1987 में, जुलाई 1987 में। और इसमें बोला गया कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक होने चाहिए, माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। इसके बाद फिर इसमें संशोधन हुआ दिसंबर 2004 में, फिर बोला गया कि नहीं, माता पिता दोनों भारत के भारतीय हों, या फिर इसमें से जोड़ा गया कि यदि एक भी भारतीय है, माता पिता में से कोई एक भारतीय है लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो उसे भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर तीनों को मिलाकर वर्तमान में क्या है संदर्भ, इसकी बात करें तो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में कोई भी बच्चा जन्म लेता है जिसमें उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या फिर दोनों में से एक भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। यह है प्रावधान वर्तमान में जन्म के आधार पर नागरिकता का। क्या है जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान वर्तमान में? तो 1950 के बाद भारत में कोई भी बच्चा जन्म लेता है जिसमें उसके माता पिता दोनों भारतीय हों, भारत के नागरिक हों, अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय हो लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये तो हो गई जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता का प्रावधान। और ये शर्तें जहाँ से लागू होती हैं ना, जैसे कि संशोधन हुआ 1987 में, तो प्रावधान किया गया कि उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों। तो ये 1987 के बाद से ही लागू होगा, उसके पहले की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक। फिर दूसरा है वंशक्रम। वंशक्रम से नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। ये प्रावधान वंशक्रम के अंतर्गत किया गया, लेकिन इसमें भी नागरिकता संशोधन किया गया। और कब किया गया? तो दिसंबर 1992 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 10 दिसंबर 1992 का है और इसके तहत माता को भी नागरिकता का आधार माना गया। इसके पहले क्या था? इसके पहले था कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके
जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हों। लेकिन फिर 1992 का जो अधिनियम है, इससे प्रावधान किया गया कि 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत के बाहर किसी अन्य देश में जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। उसमें उसकी माता को भी आधार मान लिया गया कि यदि उसके पिता भारत के नागरिक हों या फिर उसकी माता भारत की नागरिक हो तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये प्रावधान हो गया वंश क्रम से नागरिकता की प्राप्ति का। इसके बाद जो तीसरा है वो है पंजीकरण। तीसरा आधार क्या है? पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। तो अब इसमें दो शब्द आएंगे, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति कैसे होगी। इसको बताने से पहले मैं दो शब्द का अर्थ क्लियर कर देती हूँ। एक शब्द है भारतीय मूल, दूसरा है विदेशी। इनका अर्थ अगर हम जान लें तो आगे समझने में हमें आसानी होगी। भारतीय मूल का क्या अर्थ है? वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता, दादा दादी, पितामह किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो वर्तमान में वह किसी अन्य देश का नागरिक है। यानी उसके माता पिता, दादा दादी या फिर परदादा में कोई किसी का जन्म भारत में हुआ हो लेकिन अब वह अन्य देश का नागरिक है, तो ऐसे व्यक्ति को अब भारतीय मूल का व्यक्ति कहेंगे। ठीक है। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, जिसे हम PIO के नाम से भी जानते हैं ना, तो वह कौन व्यक्ति होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता, दादा दादी या फिर पितामह कोई भी भारत में जन्मा हो किंतु अब वह किसी अन्य देश का नागरिक है, उसे हम भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो उसे भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त होगी। और विदेशी का मतलब जिसका भारत से कोई संबंध नहीं है, ना उसके माता पिता का, ना खानदान में किसी का, उसे हम विदेशी व्यक्ति कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। भारतीय मूल के व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा। ठीक है। और भारतीय मूल का संदर्भ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि भारतीय मूल का क्या संदर्भ है। अब यहाँ बात यह है कि इतने से तो नागरिकता प्राप्त नहीं हो जाएगी, उसके लिए भी कुछ शर्तें होंगी। तो वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि वह व्यक्ति 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो तथा भारत में कुल 7 वर्षों तक रह चुका हो। ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता मिल सकती है। यानी लगातार वह 1 वर्ष तक रहा हो लेकिन कुल मिलाकर के 7 वर्षों तक भारत में रहा हो। प्रारंभ में यह प्रावधान 6 माह का था। प्रारंभ में यह प्रावधान 6 माह का था, फिर इसे 5 वर्ष किया गया, लेकिन जब वर्तमान की बात करें हम तो 7 वर्षों का प्रावधान है। तो ऐसा कोई भारतीय मूल का व्यक्ति जिसके पूर्वज 4 पीढ़ी तक के पूर्वज भारतीय रहे हों तो वो क्या कहलाएगा? भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा। तो उसे क्या करना होगा नागरिकता प्राप्त करने के लिए पंजीकरण के द्वारा? तो आवेदन से पूर्व उन्हें 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, फिर आवेदन करना होगा, फिर उसे स्वीकृति मिलेगी, तब वह भारत की नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद फिर चौथा आधार है देशीकरण के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। तो हमने देखा भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से मिलती है, लेकिन देशीयकरण यानी कि सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, इसके अंतर्गत जो बात आएगी वो है विदेशी व्यक्ति। हमने 2 व्यक्तियों की बात की, भारतीय मूल और विदेशी। तो भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी पंजीकरण से, और विदेशी व्यक्ति को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? तो देशीयकरण के माध्यम से। कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है उसे भारत की नागरिकता चाहिए, वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे देशीयकरण के अंतर्गत भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तो इसकी भी कुछ शर्तें होंगी, ऐसे तो मिलेगी नहीं, नागरिकता के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो इसके लिए क्या शर्त है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह व्यक्ति जिस भी देश का नागरिक है उस देश की नागरिकता का त्याग करना होगा उसे। कोई भी व्यक्ति 2 देश की नागरिकता नहीं ले सकता है, 2 देश का नागरिक नहीं हो सकता है। तो उसे क्या करना होगा? पहली शर्त कि जिस देश का वह नागरिक है उसे उस देश की नागरिकता का त्याग करना होगा। दूसरी शर्त है कि 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं। तो इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का वो जानकार हो, उस भाषा में उसे लिखना पढ़ना आता हो, उस भाषा को वो लिखना पढ़ना जानता हो। तो ये हो गया दूसरा आधार। और अच्छे चरित्र का व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो 5वां आधार है अर्जित भूभाग के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। अर्जित भूभाग के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति की सबसे आसान प्रक्रिया है। यदि भारत के बाहर का कोई भूभाग भारत में मिलता है, उसका विलय भारत में हो जाता है,
तो उस क्षेत्र के सभी निवासियों को भारत की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाएगी। ये सबसे आसान प्रक्रिया है भारत की नागरिकता की प्राप्ति की, कि यदि भारत के बाहर का कोई भूभाग, कोई क्षेत्र भारत में मिलता है, भारत में विलय करना चाहता है, विलय होता है, तो वहाँ के जितने भी उस क्षेत्र के निवासी हैं ना, उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं सिक्किम। 1975 तक भारत का अंग नहीं था। सिक्किम एक शाही राज्य था, वहाँ चोग्याल वंश का शासन था। सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था, किंतु भारत का अंग नहीं था। लेकिन जब सिक्किम 35वें और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम का विलय भारत में कर लिया गया, तो उस क्षेत्र के लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। चाहे आप गोवा का क्षेत्र ले लें, चाहे पुदुचेरी का क्षेत्र ले लें, जब इनका भारत में विलय हो गया ना, तो इन लोगों को नागरिकता प्राप्त करने के लिए कोई अलग से पहल नहीं करनी पड़ी, इनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। ये तो हो गए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार। हमने देखा कि नागरिकता प्राप्ति के 5 आधार हैं और नागरिकता समाप्ति के 3। तो अब हम लोग देखते हैं नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये जानना कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। और इसके 3 आधार हैं, कौन कौन से? एक तो है नागरिकता का परित्याग, दूसरा है वंचित किए जाने पर, और तीसरा है दीर्घ प्रवास। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है नागरिकता का परित्याग। यदि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यदि कोई भारत का नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। और इसी का उल्लेख है आर्टिकल 9 में। 9 यानी 9, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो एक तो तरीका यह है नागरिकता समाप्त होने का। दूसरा है वंचित किए जाने पर। वंचित किए जाने के 3 आधार हैं, कौन कौन से? एक है असत्य अभिलेख। असत्य अभिलेख, इसे आसान भाषा में बोले तो गलत साक्ष्य के आधार पर। दूसरा है दीर्घ प्रवास के आधार पर, और तीसरा है हटाए जाने पर। अब ये क्या है असत्य अभिलेख? असत्य अभिलेख अर्थात यदि कोई व्यक्ति गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेता है और बाद में पता चले कि गलत साक्ष्य से नागरिकता प्राप्त किया है, तो संसद के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसका अर्थ यह है कि जो शर्तें रखी गई हैं ना नागरिकता प्राप्ति करने के लिए, तो वो शर्तें अगर गलत साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए जाएं, जैसे कि 7 वर्ष तक भारत में रहना है और वो 7 वर्ष तक न रह के 5 वर्ष ही रहा है और गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके नागरिकता ले लिया, फिर पता चले भारत सरकार को कि गलत साक्ष्य प्रस्तुत करके इसने नागरिकता ली है, तो उसकी नागरिकता संसद के द्वारा समाप्त कर दी जाएगी। क्योंकि हमने जाना कि संसद को यह अधिकार है नागरिकता देना, नागरिकता की समाप्ति, ये अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। और दूसरा जो है दीर्घ प्रवास, ये क्या, इसका अर्थ क्या है? तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा है और भारत सरकार के पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। दीर्घ प्रवास यानी कि लंबा प्रवास। तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर लगातार 7 वर्षों से रह रहा है और भारत सरकार के पास उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। लेकिन अगर वह सूचना देकर रह रहा है, भारत सरकार को अगर वह सूचना देकर के, जो भारतीय दूतावास होते हैं ना, उनके द्वारा जो सूचना प्राप्त की जाती है, तो अगर वह सूचना देकर के कितने भी वर्ष तक रहे, उसकी नागरिकता समाप्ति नहीं होगी। लेकिन वह यदि बिना सूचना के 7 वर्षों से लगातार भारत के बाहर रह रहा है और भारत सरकार के पास उसकी कोई जानकारी भी नहीं है, तो संसद द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ठीक है, और इसके बाद एक और अच्छा पॉइंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कि यदि कोई व्यक्ति देशीकरण पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसके 5 वर्ष के अंदर किसी देश में उसे 2 वर्ष की सज़ा मिलती है, तो संसद उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। हमने क्या देखा था? देशीकरण और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता किन्हें मिलती है? तो पंजीकरण के द्वारा मिलती है भारतीय मूल के व्यक्तियों को, और देशीकरण से मिलती है विदेशियों को। तो भारतीय मूल के व्यक्ति हो या विदेशी हो, ये पहले जिस देश के नागरिक थे और फिर उन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, और 5 वर्ष के अंदर जिस देश के वो पहले नागरिक थे, अगर वहाँ उनको कोई सज़ा हो जाए, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिलती है। मान लीजिए वहाँ पर उन्होंने कोई क्राइम किया था, पहले जिस देश के वो नागरिक थे, और भारत की उन्होंने नागरिकता ले ली, और 5 वर्ष के अंदर उनको
उस देश में सज़ा मिल जाती है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा मिल जाती है उस क्राइम की, तो संसद उनकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ये भी एक पॉइंट है नागरिकता समाप्ति का, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा संविधान का अनादर करने पर भी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये आधार हैं भारत की नागरिकता की समाप्ति के। तो ये हमने देखा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के 5 आधार जिनसे नागरिकता की प्राप्ति की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति के आधार। तो ये रहा पूरा का पूरा भाग 2 का संदर्भ, जिसमें नागरिकता का प्रावधान है। और इसी के साथ हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। हम देखते हैं विभिन्न परीक्षाओं में जो नागरिकता के भाग से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसे कैसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, भाग 2 में। भारत के संविधान की भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, या फिर उपरोक्त दोनों हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एक नागरिकता है, अर्थात वह केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है डैश। भारतीय नागरिकता कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या फिर भारतीय बैंक में धन जमा करके। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से भी प्राप्त की जा सकती है, और किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर भी प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके हम नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। दूसरा कथन है, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा है, जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उससे वंचित नहीं किया जा सकता। इन 3 कथनों में से कौन से कथन सही है? तो जो पहला कथन है कि भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी दूसरा कथन क्या है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा नहीं है। जो जन्म से नागरिक हो वो राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये प्रावधान है। जन्म से कोई प्रावधान नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई हो किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा, उसे वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, ओनली 1। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक की दोहरी नागरिकता है। प्रथम नागरिकता है यूएसए की और दूसरी है उस राज्य की जहाँ पर वह निवास करता है। इसके विपरीत अगर भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभाएं, या फिर संसद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद। हमने क्या पढ़ा था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी, और इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम बनाया भी, पारित भी किया,
नागरिकता अधिनियम 1955, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो हमने पढ़ा है कितने वर्ष, 7 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष तक। पंजीकरण के द्वारा किसे प्राप्त होती है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति को प्राप्त होती है और उसे 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है, फिर उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए न्यायालय को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी राज्य सरकार को, या फिर ऑप्शन डी पार्लियामेंट संसद को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अनुच्छेद 11 को याद रखिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 11 है, इसके अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। और वैसे भी हमने बताया है कि नागरिकता संघ सूची का विषय है और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे होता है? तो संघ को होता है, यानी पार्लियामेंट को होता है। इसके अलावा आर्टिकल में भी उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। इसमें कोई भी संशोधन करना है, कोई भी कानून पारित करना है, इसका अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।